नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता है हम ओबीजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाले हैं, आरआरबी एग्ज़ाम, नॉर्सेट एग्ज़ाम्स में। आप सभी ने अभी तक नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट को नहीं लिया है और आरआरबी और पेपर को नहीं लिया है तो ऑफर प्राइस 250 रुपीज़ में आपको सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर खरीदिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आप ले सकते हैं और आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉर्सेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजानाइटिस। वेजानाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? तो आपके सामने आंसर है कि गार्डेनेला वेजानालिस जो है वो नॉर्सेट के अंदर भी आया हुआ प्रश्न है कि गार्डेनेला जो वेजानालिस है जो क्या कॉज करता है? वेजानल इन्फेक्शन, वेजानल इन्फ्लेमेशन, यानी कि वेजानाइटिस कॉज करता है। बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस जो है डाउनवर्ड मूवमेंट करके यूट्राइन कैविटी से बाहर की तरफ आ जाता है तो उसको कहते हैं दोस्तों यूट्राइन प्रोलैप्स। बात करते हैं, ये सभी प्रश्न जो है नॉर्सेट में आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, वापस भी आ सकते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है वो कब स्टार्ट होती है? तो आप सभी को पता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है आपकी जब आपके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाती है, यानी कि सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है। और ख़त्म कब होती है? जब बेबी का डिलीवर हो जाता है तब वो ख़त्म होती है आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो क्या करती है दोस्तों? लुब्रिकेशन का काम करती है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के अंदर क्या करती है? लुब्रिकेशन का काम करती है। वेजाइना के दोनों तरफ पाई जाती है ये। ठीक है, और लुब्रिकेशन का काम करती है वेजाइनल को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बार्थोलिन ग्लैंड। अब बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड को जो है और क्या कहा जाता है? तो ये जो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है बार्थोलिन ग्लैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मैस्टाइटिस। कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशनल मैस्टाइटिस कॉज करने के लिए? तो वो होता है दोस्तों आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट बात करते हैं, विच रूल इज कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी के गेस्टेशनल एज को पता लगाने के लिए कौन से फॉर्मूले का आप यूज़ करते हैं? वो होता है नेगल्स रूल्स। नेगल्स रूल्स के अंदर क्या होता है? आप पता लगाते हैं कि जो गेस्टेशनल एज है प्रेग्नेंट लेडी की वो क्या है, इसके बारे में पता लगाते हैं। और कैसे पता लगाते हैं? आप लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के जो है उसको पूछेंगे प्रेग्नेंट महिला से, उसके साथ में आप 1 ईयर प्लस करते हैं, साथ में 3 मंथ्स माइनस करते हैं और प्लस 7 डेज करते हैं, तो आपका नेगल्स फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एपिजिटोमी शुड बी डन एट। एपिजिटोमी जो है सर्जिकल प्रोसीजर वो कब कराया जाता है? तो जब आपकी क्राउनिंग हो जाती है बेबी की, उससे पहले क्या होती है? आपकी एपिजिटोमी कराई जाती है। एपिजिटोमी क्यों कराई जाती है? ताकि बेबी जो है वो क्या है, आराम से जो है यूट्राइन कैविटी से बाहर निकल जाए, इसलिए एपिजिटोमी कराई जाती है। एपिजिटोमी जो है वो बेस्ट कब होती है? तो बेस्ट एपिजिटोमी किसको कहा जाता है? अगर मीडियो लेटरल कट आप लगा रहे हैं वो बेस्ट एपिजिटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मीडियो लेटरल एपिजिटोमी मोस्ट कॉमन टाइप होती है एपिजिटोमी की, इन विच इंसिजन मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। जिसके अंदर इंसिजन जो डाउनवर्ड लगाया जाता है और अपवर्ड की तरफ लगाया जाता है मिड पॉइंट से फॉर चिटके, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस, इसको कहा जाता है मीडियो लेटरल एपिजिटोमी। अब बात करते हैं मीडियन एपिजिटोमी की। मीडियन एपिजिटोमी जो है वो इंसिजन लगाया जाता है सेंटर ऑफ द फोर्च्यूट से लेकर एनस पर। इसमें इंजरी के और एनाल स्पिंचर के इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किसमें? मीडियन एपिजिटोमी, इसलिए इसको कम इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेटेंट फेज क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का? तो लेटेंट फेज जो होता है वो होता है सर्वाइकल डायलेशन, जो कि 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। आप सभी को पता है जो लेटेंट फेज आता है ये आपकी फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है इसके अंदर 3 स्टेजेज होती हैं, 3 फेजेज होती हैं। पहली होती है आपकी लेटेस्ट फेज, फिर जो कि फर्स्ट फेज होती है जो कि 1 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है इसके अंदर। और महिला को आप एम्बुलेट करा सकते हैं, यानी कि चलने को कह सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, और उसको बोलेंगे कि आप धीरे धीरे ब्रीथिंग कीजिए ताकि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन पैदा ना हो। और ये जो होती है पहली फेज होती है फर्स्ट स्टेज की। दूसरी स्टेज होती है आपकी एक्टिव फेज। एक्टिव फेज जो होती है पहली स्टेज होती है लेबर की,
जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन जो है 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर महिला को कहा जाता है कि आप काल्म और क्वाइट रही है और स्लो ब्रीथिंग पैटर्न को इस्तेमाल कीजिए। साथ में बैक और सैक्रल प्रेशर के लिए आप पेशेंट को अच्छी पोजीशन देते हैं और एनाल्जेसिक देते हैं कंफर्ट के लिए, जो कि होती है आपकी सेकंड फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसको एक्टिव फेज कहा जाता है। लास्ट फेज जो होती है फर्स्ट स्टेज की वो होती है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है और कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है महिला को। और पैटर्न जो होता है इसका ब्रीथिंग का, उसको बोला जाता है कि आप एक पैटर्न की तरह ब्रीथिंग कीजिए ताकि जो आपकी कंफर्ट मिल सके आपको, और पेन को कम करने के लिए आप मेजर्स भी लेते हैं। तो वो होती है ट्रांजिशन फेज। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर तक। इसके अंदर 3 फेजेस होती है। पहली होती है लेटेंट फेज, जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन 1 से 3 सेंटीमीटर रहता है। दूसरी होती है एक्टिव फेज, जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन 4 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। तीसरी होती है ट्रांजिशनल फेज, जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर तक रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में। आप हमें अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को हम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस इज। स्मॉलेस्ट डायमीटर ट्रू पेल्विस का कौन सा रहता है? तो इंटरस्पेनियस डायमीटर जो है वो सबसे छोटा डायमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर रहता है ट्रू पेल्विस का। ट्रू पेल्विस को कहा जाता है जिससे कि बेबी आराम से, जिस पेल्विस से बिना किसी चीज़ की परेशानी के बाहर निकल जाए, उसको कहा जाता है ट्रू पेल्विस, जो कि आपका गायनेकोइड पेल्विस माना जाता है। चलिए बात करते हैं डंपा जो होता है। डंपा मतलब होता है डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एजिटेट। ये एक प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो कि 3 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है, गर्भ निरोधक का काम करता है। और इसके अंदर जो है आपके गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर अंतरा नाम से जो है ये डंपा लगाया जाता है, अंतरा नाम से बनकर आती है, जिसकी डोज जो है 3 महीने के लिए आपको एक डोज के अंदर 3 महीने का प्रोटेक्शन प्रोवाइड ये करती है। डंपा जो है वो फ्रीली गवर्नमेंट के अंदर सप्लाई की जा रही है, जो कि अंतरा नाम से फेमस है। चलिए बात करते हैं द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कॉल अंतरा कंसिस्ट ऑफ डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। जो कि मैंने बता दिया था आपको, जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है अंतरा, इसके अंदर डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, जो कि आपको 150 mg/ml में प्रोवाइड किया जाता है और 2 से 3 मंथ तक जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आपको। चलिए बात करते हैं बाय विच वीक द हाइट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस 20 वीक्स। यानी कि जिपर में आया हुआ प्रश्न है कि कौन से वीक पर जो हाइट है प्रेग्नेंट यूट्रस की वो अम्बलाइकस तक पहुंच जाती है। तो 20 वीक जब हो जाते हैं प्रेग्नेंट महिला को, तो जो प्रेग्नेंट की जो यूट्रस की साइज है, हाइट है, वो आपके अम्बलाइकस तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट अमेंडमेंट ऑफ एमटीपी एक्ट। जो बदलाव हुआ था एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कानून है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, कुछ बदलाव हुआ था, वो 2020 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नियम और कानून बनाए गए थे ताकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको रोका जा सके, या फिर किस प्रकार से उसको किस वीक तक रोका जाना चाहिए, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 में जो एमटीपी एक्ट आया था, उसके अनुसार जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कराता है डॉक्टर, वो 12 वीक से पहले करा देता है, 12 वीक्स के बाद में नहीं करानी होती है। ठीक है, टर्मिनेशन अगर एक डॉक्टर है तो 12 वीक से पहले कराना है। अगर 2 डॉक्टर मौजूद है तो आपकी जो है टिल 20 वीक तक आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020, और 2020 के अंदर क्या बदलाव हुआ था, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक डॉक्टर जो है 20 वीक से तक करा सकता है। अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर जो है 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकता है, और अगर 2 डॉक्टर है तो 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट वो करा सकता है। जो ये कानून में बदलाव कुछ हुआ था। चलिए बात करते हैं लेंथनिंग ऑफ अप्लाइबल कॉर्ड एंड स्प्रूट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेजाइना इज इंडिकेट। अगर अम्बलाइकल कॉर्ड आपकी लंबी हो गई है और वहाँ से ब्लड भी निकल रहा है वेजाइना से, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर प्लेसेंटा का सेपरेशन हुआ है। आप सभी को पता है जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंदर आप प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कॉर्ड जो है इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसका एक साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड अगर लंबी हो गई है, ठीक है, और ब्लड निकल रहा है वेजाइना से, ठीक है, साथ में, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुकी है और नीचे की तरफ आ रही है। चलिए बात करते हैं साइट ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा जब सेपरेट होते हैं उसके कौन कौन से साइन होते हैं।
तो जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होगी दोस्तों तो क्या होगा, वहाँ पर देखने को मिलेगी जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो आउटसाइड बाहर निकल जाएगी वेजाइना से, और लेंथ उसका जो है बड़ा हुआ देखने को मिलता है। साथ में जो है जो यूट्रस है वो फिर्म हो जाएगा और ग्लोबुलर हो जाएगा। साथ में यूट्रस जो है वो एब्डोमेन की तरफ वापस से चला जाएगा। आप सभी को पता है जब यूट्रस जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यूट्रस अपनी वापस रिवर्ट बैक आने लगता है अपनी पोजीशन में, जिसको कहा जाता है राइजेस ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, यूट्रस का राइजेस एब्डोमेन की तरफ हो जाएगा और एक ब्लड का एकदम से गश जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, और साथ में जो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है तो यूट्रस जो है वो बाहर निकल जाता है। यूट्रस जो है बाहर निकलने के बाद में जो है ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहती है, प्रोवाइड कराती है हमको जानकारी कि प्लेसेंटा जो सेपरेट हो चुकी है। जब भी आप प्लेसेंटा सेपरेट होती है तो टू एक्सक्लूड द अनडायग्नोस्ड ट्विन, प्लेसेंटा सेपरेट होती है तो पता लगाते हैं कि कोई अनडायग्नोस्ड ट्विन तो नहीं है। साथ में फीटल बेसलाइन डिटरमाइन करते हैं बेसलाइन फंडल हाइट का। साथ में आप डिटेक्ट करते हैं कि प्लेसेंटा का सेपरेशन कैसे हुआ है। साथ में आप पता करते हैं कि कोई एटोनिक यूट्रिक कंडीशन तो नहीं है। जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होता है उसके बाद में आप क्या करते हैं वो सब चीज़ें हैं ये। साथ में उसके बाद में आप थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जो है प्लेसेंटल जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसको प्लेसेंटल स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा इसके अंदर डीअटैच की जाती है। साथ में बात करते हैं बाइसेप क्लासिफिकेशन जो होता है, इसके 5 फैक्टर असेस करने होते हैं। बाइसेप क्लासिफिकेशन, बाइसेप स्कोर के बारे में आपने सुना होगा। बाइसेप स्कोर के अंदर 5 प्रकार के फैक्टर्स को असेस किया जाता है, देखा जाता है, जैसे कि फीटल का स्टेशन क्या है, सर्वाइकल की पोजीशन क्या है, सर्वाइकल का एफेसमेंट क्या है, डायलेशन कितना हुआ है सर्विक्स में, और साथ में कंसिस्टेंसी क्या है सर्विक्स की। ये सभी 5 जो फैक्टर है जो बाइसेप स्कोर के अंदर आप काउंट करते हैं, तो और इसके बाद में बाइसेप स्कोर आपका निकाला जाता है, जो कि क्लासिफिकेशन है 5 फैक्टर्स का। साथ में बात करते हैं दोस्तों पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू नॉन एज लोकिया। लोकिया क्या होता है दोस्तों, जब भी आप बच्चे को जन्म देते हैं प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है तो उसके 42 दिन होते हैं तो पिपरियम पीरियड होता है जब डिलीवरी के बाद हो जाती है ना, उसके बाद में पिपरियम पीरियड होता है। तो पिपरियम पीरियड के अंदर क्या होता है, लोकिया फॉर्मेशन होता है। लोकिया के अंदर क्या होता है, जब पहला जो फ्लूइड आता है, ठीक है, पहला जो फ्लूइड निकलता है वेजाइना से उसको कहते हैं लोकिया, जिसके अंदर सबसे पहला होता है आपका लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा है, लोकिया रूब्रा के अंदर क्या होता है, ब्लड भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो लोकिया कहलाती है। और लोकिया के अंदर 3 प्रकार के लोकिया होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सुरोसा और लोकिया अल्बा। ठीक है, लोकिया रूब्रा के अंदर रेड कलर का सिक्रेशन देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज जो होगा 4 दिन के भीतर उसको लोकिया रूब्रा कहा जाएगा। लोकिया सुरोसा जो है 4 दिन के बाद देखने को मिलता है। येलो कलर का, पेल कलर का, ब्राउन कलर का, पिंक कलर का देखने को मिलता है इसके अंदर सिक्रेशन। और पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज से 5 से लेकर 9 दिन के भीतर इसमें देखने को मिलता है। लोकिया अल्बा की बात की जाए तो 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर पेल वाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है लोकिया अल्बा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ फीटल डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल डिसेंट इनटू द स्कोटम बाय 28 वीक्स। आप जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात की जाए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो दोनों जो टेस्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसेंट हो जाते हैं 28 वीक के दौरान। 28 वीक से पहले क्या होता है, 28 वीक से पहले जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उसके टेस्टिस जो होते हैं वो आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब वो 28 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो 28 वीक तक बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जो स्कॉटम है वो जो है डेवलप हो जाते हैं। और बताऊं साथ में टेस्टिकल जो है वो डिसेंट हो जाते हैं स्क्रोटम में, उसको कहा जाता है दोस्तों टेस्टिकल डिसेंट। अब बात करते हैं इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर द रेट ऑफ द डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टीग्रेविडा इज दैट ए रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर हावर। मतलब कह रहा है कि एक्टिव फेज जो होती है जहाँ पर आपका डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, इसकी पहली उसकी जो सेकंड फेज होती है एक्टिव फेज, पहली होती है लेटेंट, फिर होती है एक्टिव। तो एक्टिव के अंदर जो है मल्टीग्रेविडा महिला जो कि पहले भी बच्चे को दे चुकी है जन्म, दूसरी बार माँ बन रही है या तीसरी बार माँ बन रही है, तो उसको कहा जाता है मल्टीग्रेविडा महिला। तो ऐसी महिलाएं जो कि पहले ही बच्चों को जन्म दे चुकी है उनके अंदर जो सर्वाइकल डायलेशन होगा वो 0.5 सेंटीमीटर पर हावर की गति से होने लगता है एक्टिव फेज ऑफ लेबर के अंदर। बात करते हैं मल्टीग्रेविडा वूमेन जो है उसके अंदर लेटेंट फेज, यानी कि सबसे पहली स्टेज होती है लेटेंट फेज। सबसे पहली स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसके अंदर पहली फेज होती है लेटेंट फेज। उसके अंदर 0.35 सेंटीमीटर की गति से जो है होने लगता है आपका सर्वाइकल डायलेशन। बात करते हैं हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन इज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको कि मिल्क को माँ के स्तन से बाहर निकालने का काम करता है, तो आप सभी को पता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन होता है ये जो है हार्मोन यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। और ये हार्मोन जो है माँ के
जो स्तन है उसके अंदर से मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स का भी काम करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कराने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन होता है। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। और ये जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, उसके अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिक्रेट करने वाले हार्मोन में से एक बेहतर हार्मोन ये होने वाला है, जो कि आपके एम्स जोधपुर में, एम्स ऋषिकेश में भी आया हुआ प्रश्न है 2017 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसको HCG ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया था एम्स रायपुर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इन द फीटल स्कल। फीटल स्कल के अंदर जो ब्रैग्मा है जो है वो क्या है, तो ब्रैग्मा क्या है, ब्रैग्मा सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाएगी। दो प्रकार के आपके जो होते हैं ब्रैग्मा और कैविटी होती है ब्रेन के अंदर। सबसे आगे वाली जो होती है वो आपकी डायमंड शेप की रहती है जिसको ब्रैग्मा कहा जाता है, और दूसरी पीछे वाली जो रहती है बैक एंड साइड हेड के अंदर कैविटी, उसको कहते हैं दोस्तों लैम्डा। ठीक है, ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। और जो इन द फीटल स्कल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीटल स्कल में जो ब्रैग्मा है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ब्रैग्मा पाया जाता है आपके सेजाइटल जंक्शन ऑफ द सेजाइटल कोरोनल और फ्रंटल सूचर। आपके फ्यूचर्स मौजूद होते हैं आपके स्कल के अंदर, बोन्स के अंदर, जो कि बोन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका फ्रंटल सूचर, जो कि दो फ्रंटल बोन आगे की होती है उसको डिवाइड करता है। बीच में आता है सेजाइटल, जो कि आपके लेफ्ट एंड राइट पार्ट जो होता है ब्रेन का, उसको पैराइटल बोन जो होती है उनको जो है विभाजित करता है, जो सेजाइटल सूचर कहा जाता है। और एक कोरोनल सूचर होता है, ठीक है, और फ्रंटल सूचर, ये सब जो होते हैं इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है ब्रैग्मा। क्या कहा जाता है, ब्रैग्मा कहा जाता है। फीटल स्कल के अंदर इंपॉर्टेंट है, 18 मंथ के अंदर जो है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेप स्मीयर एग्जामिनेशन जो है वो किसके डायग्नोस के लिए कराया जाता है, तो पेप स्मीयर एग्जामिनेशन जो है वो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर आप सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं, सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने के लिए एक स्मीयर लेते हैं। ठीक है, पेप स्मीयर, तो उसको माइक्रोफिजिक एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो वहाँ पर जाकर क्या है आप पता लगा सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था एम्स के अंदर, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एब्नॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस स्कार। अगर कोई भी आपकी यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू है यूट्रस के आउटसाइड में जाकर प्रोलिफिकेट हो रही है तो उसको कहा जाता है दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस। मतलब कि ऐसी संरचना या ऐसा निर्माण यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू का जो कि यूट्रस के बाहर हो रहा है उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, एंडोमेट्रियोसिस, जो कि DSSB 2013 के अंदर आया था, HPSSB के अंदर 2016 के अंदर आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। ठीक है, तो ये है, प्रश्न पूछ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो क्या काम करती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली जो है वो गर्भ निरोधक का काम करती है, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल होती है, जो कि क्या काम करती है, ओवुलेशन को होने से प्रिवेंट करती है, यानी कि रोकथाम करती है। अगर ओवुलेशन नहीं होगा, स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी का जन्म भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन। IUD मतलब क्या होता है दोस्तों, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जो कि यूट्रस के अंदर इंप्लांट की जाती है, लगाई जाती है, और साथ में क्या करती है वो गर्भ निरोधक का काम भी करती है, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। जब भी आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को लगाते हैं तो वहाँ पर महिला को जो है बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकता है इसके अंदर, ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। जब भी आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो पेन देखने को मिलता है, और जब भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस को बाहर निकालते हैं तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइस में। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कौन से डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गई, मेरेना हो गया, कॉपर टी 375 होगी, 380 हो गई, ये सभी क्या है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि लगाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एट बर्थ, जन्म के दौरान इन्फेंट जो है वो कवर्ड विद द ग्रे वाइट मैटर। इन जन्म के दौरान क्या होता है, बच्चे का जन्म जब होता है तो वो उसके जो शरीर पे क्या है, ग्रे कलर की, सफ़ेद कलर की परत जमी रहती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है वर्निक कैसियोसा। क्या कहा जाता है, वर्निक कैसियोसा कहा जाता है। अब बात करते हैं, जब भी फॉलोइंग बर्थ, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो ऑब्लिगेटेड यूट्रस वेन स्काल, एक वेन जो होती है, जो आपकी अम्बिलिकल वेन जो होती है वो मतलब एक संरचना के अंदर बदलाव कर लेती है, अपना चेंज हो जाती है, उसको कहा जाता है दोस्तों लिगामेंटम टेरिस। क्या कहते हैं, लिगामेंटम टेरिस के अंदर आप क्या बदलाव हो जाती है, उसका संरचना के आकार में ले लेती है, जिसको कहा जाता है लिगामेंटम टेरिस। ठीक है,
चलिए बात करते हैं इन फर्टिलाइजेशन अकर्ड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। अगर जब भी फर्टिलाइजेशन जो है यूट्राइन कैविटी के बाहर अगर हो रहा है, यानी कि बेसिकली बात की जाए तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है और पोस्टीरियर पार्ट पर देखने को मिलता है, ठीक है, यूट्रस के। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन जो है अगर आपके यूट्राइन कैविटी के बाहर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि बात की जाए फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है बेसिकली, तो उसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनिटिस, वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फ्लामेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो वो होता है आपका गार्डेनेला वेजाइनलिसिस। क्या? गार्डेनेला वेजाइनलिसिस। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूट्राइन प्रोलेप्स, जिसके बारे में बता चुका था मैं आपको। यूट्राइन प्रोलेप्स मतलब क्या होता है, जो यूट्रस जो है वो बाहर आ जाता है, डाउन मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं यूट्राइन प्रोलेप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात ये भी बात कर ली थी लुब्रिकेशन और वेजाइना के बाद भी हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो है सब इंपॉर्टेंट हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। कल हम गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। 80,000 सब्सक्राइबर आपने कराए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक किसी ने नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी के वॉलपेपर नहीं लिए हैं तो 250 रुपीज़ में मात्र आपको दोनों चीज़ें मिल रही है। नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम व्हाट्सअप का मैसेज दिया हुआ है, मतलब किया हुआ है हमने पिन, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करिएगा, बिल्कुल संतुष्ट हो जाइएगा, बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बुकलेट हमने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं, जिसके बारे में आप देख भी चुके हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल मुलाकात होगी। जय श्री राम।